बेटा हमारा यूनिट कॉस्टिंग चल रहा था। यूनिट कॉस्टिंग में क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा था। तो शार्प क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये क्वेश्चन में लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने पहले साल की कॉस्ट शीट कंप्लीट कर दी थी 2011 की। क्वेश्चन भी आधा था, आंसर भी आधा था। यहाँ तक कल क्वेश्चन दिख रहा था आपको। आज मैंने और भी आगे क्वेश्चन की इमेज पुटअप कर दी है। यहाँ से लेकर जो 3 एडजस्टमेंट दी हुई है नीचे, ये बाकी का आधा क्वेश्चन है। ये फॉर द ईयर 2012, यहाँ से सेकंड कॉस्ट शीट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये बाकी का आधा क्वेश्चन है। फर्स्ट कॉस्ट शीट मैंने बता दी थी आपको, पहले साल की 2011 की। 2011 की कॉस्ट शीट मैंने पूरी कंप्लीट कर दी थी लास्ट वीडियो लेक्चर में। ये 2011 की कॉस्ट शीट कंप्लीट की थी और ये एक वर्किंग नोट लिखा था प्रोडक्शन कैपेसिटी का, कि पहले साल में 2011 में 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी पे हमने 5000 यूनिट्स बनाए थे। तो 50% कैपेसिटी इक्वल टू 5000 यूनिट्स, तो 100% कैपेसिटी इक्वल टू कितना यूनिट्स, तो ये 10,000 आया था हमारा। अब मैं सेकंड ईयर स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ रूल्स बता रहा हूं। ये रूल्स आप लोग थियरी वाले पेजेस में लिख लेना। ये थियरी पेजेस में लिख लेना आप लोग रूल्स सारे। देखो, पहली बात कि जो भी सारे वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं उसमें अगर कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए बोला हो तो हम वेरिएबल एक्सपेंसेस में जो भी इंक्रीज डिक्रीज करेंगे वो पर यूनिट के कॉलम पे इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। क्योंकि आप लोग पहली बार मेरे साथ सेकंड कॉस्ट शीट सीख रहे हो, एक ही क्वेश्चन में सेकंड कॉस्ट शीट। तो जब हम लोग सेकंड ईयर की कॉस्ट शीट बनाते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाते हैं, तो उसके कुछ रूल्स हैं। ये आप लोग, मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि ये रूल्स आप लोग इस क्वेश्चन में भी लिखना और थियरी वाले पेजेस में भी लिखना। एग्जाम में ये रूल्स लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपके समझने के लिए 2-3 बार लिख लेना। पहली बात, जो भी सारे वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं उसमें पर यूनिट के कॉलम में इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। तो द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स should be done on per unit column। अब अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी सेकंड कॉस्ट शीट पूरी गलत हो जाएगी। वेरिएबल एक्सपेंसेस में पर यूनिट का कॉलम हमको काम आता है सेकंड ईयर की कॉस्ट शीट बनाने में। उसी तरीके से फिक्स्ड एक्सपेंसेस, द इंक्रीज और डिक्रीज of fixed expenses, मतलब fixed overheads, should be done on amount column या total amount column, on total amount column। अब इसी तरीके से कंपलसरी आपको करना है, नहीं तो आपकी सेकंड कॉस्ट शीट गलत हो जाएगी। मैं एक दो छोटा एग्जांपल बताता हूँ, सुनना ध्यान से। जैसे मान लो यहाँ पे हमको पहले साल की कॉस्ट शीट में दिया हुआ था इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब इसमें ये फिक्स्ड है 50,000। मैं बैकग्राउंड येलो कर देता हूँ या कोई और कलर कर देता हूँ। ये 50,000 फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स है और ये 20 रुपीज वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स है। ठीक है। अभी अगर बोला हो, फॉर एग्जाम्पल, मेरे को पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक अज्यूम कर रहा हूँ नंबर्स। अगर बोला हो कि फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स 10% इंक्रीज होगा, तो आपको 10% इस 50,000 पे निकालना है टोटल अमाउंट पे, क्योंकि ये फिक्स्ड एक्सपेंस है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस में जो टोटल अमाउंट होती है 50,000, उस पे इंक्रीज या डिक्रीज निकालते हैं। 10% इंक्रीज बोला है, 10% डिक्रीज बोला है, जो भी इंक्रीज या डिक्रीज बोला है वो अमाउंट के कॉलम पे कैलकुलेशन करेंगे, फिर सेकंड ईयर की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। और वेरिएबल एक्सपेंसेस में अगर बोला हो कि 10% इंक्रीज करो, तो ये फैक्ट्री का वेरिएबल एक्सपेंस है और इसका पर यूनिट है 20 रुपीज। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस में जो पर यूनिट का कॉलम होता है उस पे इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। तो ये जो 20 रुपीज है, अगर बोला हो कि वेरिएबल एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री 10% इंक्रीज हो गया, तो हम इस 20 का 10% निकालेंगे। अब 20 का 10% होता है 2 रुपीज, तो सेकंड ईयर में हो जाएगा 22। सेकंड ईयर में इसका पर यूनिट हो जाएगा 22। सेकंड ईयर में इसका पर यूनिट हो जाएगा 22। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। अगर
फिक्स्ड ओवरहेड्स हो तो 50,000 प्लस 5,000, और अगर वेरिएबल एक्सपेंस हो तो 20 प्लस 2। फिक्स्ड एक्सपेंस में अमाउंट का कॉलम, वेरिएबल एक्सपेंस में पर यूनिट का कॉलम। और अभी आगे और भी रूल्स बता रहा हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि फैक्ट्री के फिक्स्ड ओवरहेड्स इतने, फैक्ट्री के वेरिएबल ओवरहेड्स इतने, ऑफिस के फिक्स्ड इतने, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के फिक्स्ड इतने, वेरिएबल इतने, ऐसा क्लियरली सब बताया हुआ है कि कौन सा फिक्स्ड है कौन सा वेरिएबल है। अगर आपको कॉस्ट शीट में, पहले साल की कॉस्ट शीट में ये बताया हुआ नहीं हो कि कौन सा फिक्स्ड एक्सपेंस है और कौन सा वेरिएबल एक्सपेंस है, ये नहीं बताया हो, तो पूरी कॉस्ट शीट में थे, पहले साल की पूरी कॉस्ट शीट में थे, जो ऑफिस के ओवरहेड्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड्स हैं, वो सारे फिक्स्ड हैं, ऑफिस ओवरहेड्स फिक्स्ड हैं, बाकी सारे पहली अमाउंट से लेकर आखिरी अमाउंट तक बाकी सारे वेरिएबल हैं। तो if no information is given in question about fixed expenses and variable expenses, then we should assume that the office or administration overheads, expenses are fixed expenses and all other expenses are variable expenses। मतलब जिस क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं हो कि कौन सा फिक्स्ड है कौन सा वेरिएबल है, उस क्वेश्चन में ऑफिस ओवरहेड्स फिक्स्ड होते हैं, बाकी सारे वेरिएबल होते हैं। अब ये समझना क्यों जरूरी है, जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में बताया कि फिक्स्ड वाले में अमाउंट, टोटल अमाउंट के कॉलम के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं, फिक्स्ड वाले में टोटल अमाउंट कॉलम के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं, एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस वाले में पर यूनिट पे चेंजेस करते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आपको बहुत काम आएंगी जब भी आप लोग सेकंड ईयर की कॉस्ट शीट बनाओगे। ये 3 पॉइंट्स अच्छी तरह से लिख लेना। अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन में और देखते हैं कि सेकंड ईयर की कॉस्ट शीट के बारे में क्या क्या दिया हुआ है। मैं एक बार सेकंड ईयर की कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बता दूं आपको। सेकंड ईयर की कॉस्ट शीट में पहले कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम होता है, फिर अमाउंट का कॉलम होता है। फर्स्ट ईयर में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में पहले अमाउंट होता है, फिर कॉस्ट पर यूनिट, और सेकंड ईयर में पहले कॉस्ट पर यूनिट, सेकंड ईयर में पहले कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम, फिर अमाउंट का कॉलम, उल्टा होता है। ठीक है, अब सेकंड कॉस्ट शीट के ऊपर आपको लिखना है एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट ऑफ तुषार क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/12/2012। पहले साल में था 2011, तो दूसरे साल में होगा 2012। अब यहाँ पे भी मेरे को ये चाहिए यूनिट्स प्रोड्यूस और यूनिट्स सोल्ड कितना है। अब हम क्वेश्चन में जाते हैं, देखते हैं सेकंड ईयर के बारे में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर फॉर द ईयर 2012 से लेकर फॉर द ईयर 2012 इट इज एस्टिमेटेड दैट फर्स्ट पॉइंट द प्रोडक्शन विल बी एट इट्स फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब हमने ये सॉल्व करके रखा है कि फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी होगा 10,000 यूनिट्स, वो हमने पहले से सॉल्व करके रखा है। द प्रोडक्शन विल बी एट इट्स फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ विच 80% यूनिट्स विल बी सोल्ड। अब देखो मैं सेकंड ईयर की इंफॉर्मेशन आपको बताऊं। सेकंड ईयर में प्रोडक्शन फुल होगा, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो कि ये हमारा ईयर 2011 था, ये हमारा ईयर 2011 था और ये हमारा ईयर 2012 है। तो 2012 में प्रोडक्शन विल बी एट इट्स फुल कैपेसिटी, तो फुल कैपेसिटी होगा 10,000 यूनिट्स। अब मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ कि ईयर 2012 में प्रोडक्शन जो होगा वो फुल कैपेसिटी पे होगा, मतलब हमारी फुल कैपेसिटी है 10,000 यूनिट्स, हमारी फुल कैपेसिटी है 10,000 यूनिट्स, और उसमें से सोल्ड है 80%, सोल्ड है 80%, तो 10,000 का 80% होगा 8,000 यूनिट्स। हम लोग बनाएंगे 10,000 यूनिट्स और उसमें से बेचेंगे 8,000 यूनिट्स। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द प्रोडक्शन विल बी एट इट्स फुल कैपेसिटी, मतलब 10,000 यूनिट्स, एंड उसमें से सोल्ड होगा 80%, मतलब 8,000 यूनिट्स। ये मैं सेकंड कॉस्ट शीट के ऊपर हेडिंग में जाके लिख दूंगा 10,000 और 8,000। ये सेकंड कॉस्ट शीट है,
इसमें यूनिट्स प्रोड्यूस में मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10,000 यूनिट्स और यूनिट्स सोल्ड में मैं लिख दूंगा 8,000 यूनिट्स। ठीक है, ये हम लोगों ने वर्किंग नोट में फाइंड आउट कर लिया और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स हर कैलकुलेशन में काम आता है। आगे फिर आगे लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, प्रोडक्शन आ गया 10,000 और सोल्ड आ गया 8,000। मैं अभी एक बात बता दूं आपको, प्रोड्यूस किया हमने 10,000 यूनिट्स, सेल किए हम लोगों ने 8,000 यूनिट्स, तो 2,000 यूनिट्स जो हमने सेल नहीं किए वो होगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जो 2,000 यूनिट्स हमने सेल नहीं किए वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होगा, जो फिफ्थ कॉस्ट में माइनस होता है। जब आएगा तब सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है, जब फिफ्थ कॉस्ट पे पहुंचेंगे। आगे सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस will increase by 20%। अब देखो मटेरियल एंड वेजेस will increase by 20%, लेकिन ये तो नहीं बताया हुआ है कि पर यूनिट पे इंक्रीज करो कि टोटल अमाउंट पे इंक्रीज करो। बोला है कि सिर्फ मटेरियल और वेजेस में, इन्होंने बोला है मटेरियल और वेजेस में 20% इंक्रीज करो। ठीक है, अब देखो ये पहले साल की कॉस्ट शीट है, ये मटेरियल है 5 लाख और 100, ये वेजेस है 2,50,000 और 50। इन्होंने बोला 20% इंक्रीज करो, लेकिन ये तो नहीं बताया कि 20% टोटल अमाउंट का कि 20% पर यूनिट का। अगर आपने यहाँ पे गलती की तो सेकंड कॉस्ट शीट आपके शुरू से लेकर एंड तक सारी गलत है, अगर आपने यहाँ पे गलती की तो मटेरियल वेरिएबल एक्सपेंस होता है, वेजेस ये भी वेरिएबल एक्सपेंस होता है। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो कि कौन सा वेरिएबल है कौन सा फिक्स्ड है, तो सिर्फ एक चीज याद रखो कि जो ऑफिस के ओवरहेड्स होते हैं, ये वाले जो इनडायरेक्ट ऑफिस ओवरहेड्स होते हैं, सिर्फ ये फिक्स्ड होते हैं, बाकी सारे वेरिएबल होते हैं। कभी भी डाउट हो आप लोगों को कि कौन सा, ये समझना जरूरी है बेटा, नहीं तो सेकंड कॉस्ट शीट पूरी गलत हो जाएगी। फिक्स्ड वाले में टोटल अमाउंट का कॉलम चाहिए, वेरिएबल वाले में पर यूनिट का कॉलम चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, फिक्स्ड वाले में टोटल अमाउंट का कॉलम चाहिए, वेरिएबल में पर यूनिट का कॉलम चाहिए। और अगर पता नहीं चले कौन सा फिक्स्ड है कौन सा वेरिएबल है, तो सारे वेरिएबल हैं, सिर्फ ऑफिस ओवरहेड्स फिक्स्ड है। ओके, तो यहाँ पे जैसे बोला है कि मटेरियल में 20% इंक्रीज होगा। अब मैं सेकंड कॉस्ट शीट में जाऊंगा, मैं यहाँ पे सेकंड कॉस्ट शीट में लिखूंगा डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल मैंने लिखा, लास्ट ईयर का पर यूनिट था 100 रुपए, लास्ट ईयर पर यूनिट 100 रुपए था, 100 रुपीज, उसमें 20% इंक्रीज होगा प्लस 20%। अब ऑब्वियसली 100 का 20% 20 होता है, 100 का 20% 20 होता है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 20, तो हमारा पर यूनिट आ जाएगा 120। मटेरियल का पर यूनिट आ जाएगा 120। सेकंड कॉस्ट शीट में मैंने बहुत बार बताया, सेकंड कॉस्ट शीट में पहले पर यूनिट का कॉलम होता है, तो ये पर यूनिट आ जाएगा 120। फिर 120 को मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स प्रोड्यूस जो है 10,000, वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 10,000 यूनिट्स, तो ये अमाउंट आ जाएगी 120 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो ये अमाउंट आ जाएगी 12 लाख। अब मैं ये भी समझा देता हूँ कि जो गलत है वो गलत क्यों है, गलत कैलकुलेशन भी बता देता हूँ। अगर आप ये जो डायरेक्ट मटेरियल है इसकी जो टोटल अमाउंट है 5 लाख, इसका 20% इंक्रीज करोगे तो गलत आएगा। 5 लाख का 20% होता है 1 लाख। ये मैं गलत बता रहा हूँ कि आपने ऐसे किया तो गलत होगा, वो मैं समझा रहा हूँ। ये 5 लाख है मटेरियल की पहले साल की टोटल अमाउंट 5 लाख, इस 5 लाख पे 20% इंक्रीज करोगे तो 5 लाख का 20% होता है 1 लाख। 1 लाख आप ऐड कर दोगे तो सेकंड ईयर की अमाउंट होनी चाहिए 6 लाख, लेकिन सेकंड ईयर की सही अमाउंट है 12 लाख। अब 5 लाख का 20% इंक्रीज करोगे तो 6 लाख आएगा, 6 लाख गलत है, सही अमाउंट 12 लाख है। अप्रूव हो गया कि मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आया? पर यूनिट पे 20% इंक्रीज करोगे सही आएगा, अमाउंट के कॉलम में 20% इंक्रीज करोगे गलत आएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट मटेरियल जो है ये वेरिएबल एक्सपेंस होता है, और वेरिएबल एक्सपेंस में पर यूनिट का कॉलम चाहिए, मतलब 100 पे 20% इंक्रीज। उसी तरह वेजेस में भी क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो वेजेस हैं उसमें भी 20% इंक्रीज करना है, तो वेजेस का पर यूनिट है 50, वेजेस में भी पर यूनिट के कॉलम पे ही 20% इंक्रीज करेंगे, सेम मटेरियल के जैसे।
तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। पहले इसका पर यूनिट था फर्स्ट ईयर में 50 रुपीज, अब 50 रुपीज में इन लोगों ने बोला है कि 20% इंक्रीज करो, तो 50 रुपीज का 20% होता है 10। पहले साल में पर यूनिट था 50 रुपीज, 50 रुपीज का 20% होता है 10, तो ये हो जाएगा 50 + 10। अब 50 + 10 तो ये पर यूनिट होता है 60 रुपीज, पर यूनिट 60 रुपीज। अब इस पर यूनिट 60 रुपीज को मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स प्रोड्यूस कर देंगे 10,000, तो 60 रुपीज मल्टीप्लाई बाय ये प्रोड्यूस वाली 10,000 यूनिट्स, तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 10,000 यूनिट्स। तो ऑब्वियसली 60 मल्टीप्लाई बाय 10,000 ये होता है 6 लाख, हो गया, ठीक है। तो हमारा डायरेक्ट मटेरियल भी हो गया और डायरेक्ट वेजेस भी हो गया। मैं एक अंडरलाइन करूंगा, मतलब मैं टोटल करूंगा, तो टोटल कितना आएगा, यहाँ पे प्राइम कॉस्ट में 120 और 60, 120 + 60 तो प्राइम कॉस्ट हो जाएगा 180, और यहाँ पे 12 लाख + 6 लाख, 12 लाख + 6 लाख, तो ये आ जाएगा 18 लाख। तो अगर आप 12 लाख + 6 लाख करोगे तो भी 18 लाख सही आएगा, अगर आप 180 मल्टीप्लाई बाय 10,000 करोगे तो भी 18 लाख सही आएगा। ये हमारा प्राइम कॉस्ट कंप्लीट हो गया। मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया कि मेरे को पर यूनिट का 20% इंक्रीज करना है, बहुत बार बता दिया कि पर यूनिट पे 20% करोगे तो सही आएगा, अमाउंट पे 20% इंक्रीज करोगे तो गलत आएगा। मतलब 2,50,000 का 20% करोगे तो गलत आएगा, 50 रुपीज का 20% करोगे तो सही आएगा, बहुत बार बता दिया मैंने। अब मटेरियल और वेजेस हो गया, मतलब हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। अब सेकंड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, हाँ ओके, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अभी थर्ड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट रिमेन्स सेम एज पर लास्ट ईयर। अब इसमें मैं बहुत कुछ समझा सकता हूं आपको। ये जो लिखा हुआ है द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट रिमेन्स सेम या शुड रिमेन सेम एज पर लास्ट ईयर, मतलब हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज वही रहना चाहिए जो लास्ट ईयर में था। इसमें मैं बहुत सारी बातें डिटेल में बता सकता हूँ, सुनना ध्यान से, मैं थोड़ा बहुत अभी समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑन कॉस्ट, क्या लिखा हुआ है, द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ये मैंने अंडरलाइन किया है, ऑन कॉस्ट। देखो ये भी मैं रूल्स में बता देता हूं। अगर ऐसा लिखा हुआ है रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट शुड रिमेन सेम, ऐसा लिखा हुआ है, या ऐसा लिखा हुआ है रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, ऑन सेलिंग प्राइस शुड रिमेन सेम, शुड रिमेन सेम, ये सब एक ही बात है। ऑन कॉस्ट सेम रहना चाहिए या ऑन सेलिंग प्राइस सेम रहना चाहिए, एक ही बात है। मैं नंबर्स के साथ जब बताऊंगा तब ज्यादा आइडिया आएगी, लेकिन अगर पहले साल में और दूसरे साल में प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का परसेंटेज सेम रहेगा तो ऑन सेल्स का भी तो परसेंटेज सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कॉस्ट लिखा हुआ है कि सेल्स लिखा हुआ है। अगर कॉस्ट का परसेंटेज पहले साल और दूसरे साल में सेम है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पहले साल में और दूसरे साल में सेम है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस भी पहले साल में और दूसरे साल में सेम ही होगा बेटा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके आगे, ये पॉइंट मैं कैलकुलेशन के साथ बताता हूं। ये थर्ड वाली पॉइंट, द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट शुड रिमेन सेम। देखो मैं कैलकुलेट करके बताता हूं। अब ये पहले साल की कॉस्ट शीट है हमारी, पहले साल की कॉस्ट शीट में ये हमारा प्रॉफिट है 50 रुपीज आउट ऑफ 300। अब 50 अपॉन 300 मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो भी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सेम आएगा। अब 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 15 लाख करो तो भी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सेम आएगा। मेरे कहने का मतलब है पर यूनिट से परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालो या टोटल अमाउंट से परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालो, सेम ही आएगा। मैं कैलकुलेट करके बता दूं, सुनना ध्यान से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैलकुलेशन एक, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट फॉर ईयर 2011। 2011 में हमारा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना था, तो
हमारा पर यूनिट से करते हैं पहले। पर यूनिट प्रॉफिट था ये वाला 50 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय 100, अच्छा सॉरी मेरी गलती है, डिवाइडेड बाय 300 नहीं, मैंने पहले भूल से डिवाइडेड बाय 300 बोला, 300 सेल्स है, ओके ओके, 50 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट, कॉस्ट है 250, ठीक है। मैं पहले ऑन सेल्स निकाल रहा था, सुनते जाओ, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। अब आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व करो, आंसर राइट ही आएगा। इक्वल टू प्रॉफिट है 50 मल्टीप्लाई बाय 100, टोटल कॉस्ट है 250, तो 50 पर यूनिट हमारा प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय हमारी टोटल कॉस्ट है, हमारी टोटल कॉस्ट है 250, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 250, तो हमारा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आया 20%, ठीक है। देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ यहाँ से, ये 50 रुपीज हमारा प्रॉफिट हुआ, ये वाला 50 रुपीज प्रॉफिट हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट 250, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 250, तो हमारा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आया 20%, ये हमारा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आया 20%। यही अगर मैं यहाँ पे पर यूनिट 50 और पर यूनिट 250 की जगह पे अगर मैं टोटल अमाउंट लिख देता तो भी राइट ही आएगा। देखो प्रॉफिट की टोटल अमाउंट, प्रॉफिट की टोटल अमाउंट 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट की टोटल अमाउंट 12,50,000, तो भी राइट ही आएगा। प्रॉफिट की टोटल अमाउंट 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन कॉस्ट की टोटल अमाउंट, कॉस्ट की टोटल अमाउंट 12,50,000। अब 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे इक्वल टू 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 12,50,000, तो हमारे परसेंटेज 20% ही आएगा, सेम ही आएगा। तो मैं ये बता रहा था कि आप पर यूनिट से निकालो तो भी 20% आएगा, आप टोटल अमाउंट से निकालो तो भी 20% आएगा। अब ये जो 20% प्रॉफिट आया ऑन कॉस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन कॉस्ट, तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जितना पहले साल का प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है उतना ही सेकंड ईयर का प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होगा, शुड रिमेन सेम, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। ये 20% याद रखना, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट याद रखना। अब मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट रिमेन्स सेम एज पर लास्ट ईयर, ठीक है। तो अगर पहले साल में 20% प्रॉफिट था ऑन कॉस्ट, तो सेकंड ईयर में भी प्रॉफिट 20% होना चाहिए। अब मैं सेकंड ईयर की कॉस्ट शीट में जाऊंगा, ये सेकंड ईयर की कॉस्ट शीट है। सेकंड ईयर की कॉस्ट शीट में यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रॉफिट, यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल टू प्रॉफिट और मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा 20% ऑन कॉस्ट। तो जब मैं प्रॉफिट पे पहुंचूंगा तो यहाँ पे जो पर यूनिट आएगा उसका 20% निकालूं तो भी चलेगा, यहाँ पे जो अमाउंट आएगी टोटल कॉस्ट की उसका 20% निकालूं तो भी चलेगा। जब हम कॉस्ट पे पहुंचेंगे उसके बाद हम यहाँ पे 20% सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ तक पहुंचे नहीं है। चलो और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, और क्वेश्चन में बेसिकली कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ये प्रोडक्शन कैपेसिटी और 80% वाला हो गया हमारा, 10,000 और 8,000, मटेरियल एंड वेजेस हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर 2012। अब दिक्कत क्या है कि सेकंड ईयर में अभी तक हमारी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस बाकी हैं। देखो डायरेक्ट मटेरियल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हो गया, डायरेक्ट वेजेस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हो गया। अब ये जो इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स है, ये इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स फिक्स्ड और वेरिएबल, ये सेकंड ईयर में कितना होगा उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं दी हुई है, बताया हुआ ही नहीं है कि फैक्ट्री ओवरहेड सेकंड ईयर में कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ या सेम रहेगा, कुछ बताया हुआ ही नहीं है। तो हम लोगों को कंपलसरी सेकंड ईयर में फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर चेंज करने के लिए नहीं बोला है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स सेम लिखने पड़ेंगे। अब सेम मतलब क्या, फिक्स्ड वाले में अमाउंट सेम रहेगा, वेरिएबल वाले में पर यूनिट सेम रहेगा सेकंड ईयर में। अब देखो ये मैं पूरा पहले कॉपी पेस्ट करता हूं, ये जो पूरा एड इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स है, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स,
वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये पूरा मैं कॉपी पेस्ट करूंगा यहाँ पे सेकंड ईयर में, तो नाम सारे कॉपी हो गए। एड इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स सब मैंने कॉपी कर दिया। अब सेकंड कॉस्ट शीट में पहले पर यूनिट का कॉलम है, तो ये 20 रुपीज पर यूनिट आगे आ जाएगा, 20 रुपीज पर यूनिट, ये कॉलम आगे आ जाएगा पर यूनिट का कॉलम। और जो फिक्स्ड वाला है 50,000, ये पीछे वाले कॉलम में आएगा 50,000, ये पीछे वाले कॉलम में आएगा। मतलब अमाउंट सेकंड कॉस्ट शीट में अमाउंट का कॉलम पीछे है, तो फिक्स्ड वाले में अमाउंट सेम रहेगी 50,000, वेरिएबल वाले में पर यूनिट सेम रहेगा 20 रुपीज। ऐसे ही करना है, नहीं तो सारी कॉस्ट शीट गलत हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम लोगों को अमाउंट मालूम है 50,000, तो हम इस 50,000 को डिवाइडेड बाय ये 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर देंगे। अगर अमाउंट मालूम है तो डिवाइडेड बाय 10,000 कर दो, और अगर पर यूनिट मालूम है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 10,000 कर दो। ठीक है, तो ये 50,000 को मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय 10,000 कर दूंगा, इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाय 10,000, ऑब्वियसली ये 5 आंसर आएगा 5। अगर अमाउंट मालूम है तो डिवाइडेड बाय 10,000 मतलब यूनिट्स प्रोड्यूस, और अगर पर यूनिट मालूम है तो मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 10,000, 20 मल्टीप्लाई 10,000, ये होता है 2 लाख। अब मैं क्या करूंगा, सबको ऐड कर दूंगा, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 180 प्लस 5 प्लस 20 205, ये 180 प्लस 5 प्लस 20 205, यहाँ पे हो जाएगा 18 लाख ऐड 50,000 ऐड 2 लाख, 18 लाख और 2 लाख और 50,000, तो ये आएगा 20 लाख 50,000, 20 लाख 50,000। अगर आप 205 को मल्टीप्लाई बाय 10,000 यूनिट्स करोगे तो भी ये 20 लाख 50,000 राइट आएगा। अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे, 18 लाख और 50,000 और 2 लाख, इन तीनों को ऐड करोगे तो भी 20 लाख 50,000 सही आएगा। फैक्ट्री कॉस्ट तक सॉल्व हो गया। अभी ऑफिस ओवरहेड्स में भी बताया हुआ नहीं है कि सेकंड ईयर में इसमें क्या चेंज होगा, बताया हुआ नहीं है। तो पहले तो मैं ये वर्डिंग्स कॉपी करता हूँ, ऐड इनडायरेक्ट ऑफिस ओवरहेड्स मैंने कॉपी कर दिया, फिक्स्ड ऑफिस ओवरहेड्स ये भी मैंने कॉपी कर दिया, नाम सारा मैंने कॉपी कर दिया। अब आ जाते हैं हम इसके अमाउंट पे। अमाउंट में बताया हुआ नहीं है कि कितना इंक्रीज करो या डिक्रीज करो। अब क्योंकि ये फिक्स्ड है ऑफिस ओवरहेड्स, तो मैंने आपको 100 बार बताया फिक्स्ड वाले में हमको अमाउंट का कॉलम चाहिए 1 लाख, तो ये अमाउंट का कॉलम मैं पीछे लिखूंगा 1 लाख, ये अमाउंट का कॉलम मैं पीछे लिख दूंगा 1 लाख। अब इस 1 लाख को मैं डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स कर दूंगा, तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अभी आप देख रहे हो जो मैंने ब्राउन कलर किया है, जो भी ये कलर है व्हाटएवर, फिक्स्ड वाले में 50,000 सेम, वेरिएबल वाले में 20 रुपीज सेम, फिर फिक्स्ड वाले में ये 1 लाख सेम। ठीक है, तो ध्यान दो मैं कहाँ पे अमाउंट सेम लिख रहा हूँ टोटल अमाउंट, और कहाँ पे मैं पर यूनिट सेम लिख रहा हूँ, उस पर ध्यान दो। अब क्योंकि ये फिक्स्ड है ऑफिस ओवरहेड्स, तो मैंने अमाउंट को कॉपी किया 1 लाख 1 लाख। ठीक है, मैं थियरी समझाऊं इसके पीछे की, तो इसके पीछे की थियरी ये है कि जो फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं, सुनना पहले थोड़ा नॉनसेंस लगेगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। जो फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। अब आप बोलोगे सर क्या नॉनसेंस है। जो फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, मतलब उनकी अमाउंट फिक्स होती है। मतलब आपका प्रोडक्शन कितना भी बढ़ जाए या प्रोडक्शन कितना भी कम हो जाए, आपके फिक्स्ड ओवरहेड्स की अमाउंट फिक्स ही रहती है। पहले साल में हमारा प्रोडक्शन था 5,000 यूनिट्स, दूसरे साल में हमारा प्रोडक्शन है 10,000 यूनिट्स, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड्स की अमाउंट 1 लाख की 1 लाख सेम ही रहेगी। आप कितना भी ज्यादा प्रोडक्शन करो कम प्रोडक्शन करो, इनकी अमाउंट फिक्स है 1 लाख। तो आप जीरो प्रोडक्शन करो या फुल प्रोडक्शन करो, इसकी फिक्स्ड ओवरहेड्स की अमाउंट फिक्स ही रहेगी 1 लाख। अब जिसमें अमाउंट हमको पहले मालूम है उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर देंगे। तो इसको मैं 1 लाख को डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स कर दूंगा, तो मेरा पर यूनिट आ जाएगा 10 रुपीज। अब मेरा चौथा नंबर कॉस्ट आ जाएगा इक्वल टू 205 प्लस 10, तो ये आ जाएगा 215, और यहाँ पे इक्वल टू 20 लाख 50,000 प्लस 1 लाख, 20 लाख 50,000 प्लस 1 लाख, तो ये आएगा 21 लाख 50,000।
ऑब्वियसली आप 215 को मल्टीप्लाई बाय 10,000 करोगे तो भी राइट आएगा, ठीक है। अब आपको मालूम है कि पहली 4 कॉस्ट में, कॉस्ट नंबर 1 2 3 4, पहली 4 कॉस्ट में सब जगह पे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड काम आता है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 10,000 है। फिर फिफ्थ नंबर कॉस्ट से लेकर एंड तक, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है फिफ्थ नंबर कॉस्ट, लेकिन फिफ्थ नंबर कॉस्ट से लेकर एंड तक सब जगह पे यूनिट्स सोल्ड काम आता है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि ये वीडियो लेक्चर मेरे को यहीं पे एंड कर देना चाहिए, बहुत सारे रूल्स हो गए। इसके बाद अभी फोर्थ कॉस्ट तक हो गया हमारा। इसके बाद अभी यहाँ पे आएगा माइनस क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिर फिफ्थ कॉस्ट आएगा, फिर सेलिंग ओवरहेड्स आएंगे, फिर टोटल कॉस्ट आएगा, फिर प्रॉफिट आएगा। बट मेरे को लगता है कि ये वीडियो में इतना नॉलेज काफी है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकंड कॉस्ट शीट कंप्लीट कर दूंगा। फोर्थ कॉस्ट तक मैंने बता दिया, फोर्थ कॉस्ट तक सब जगह पे अमाउंट मालूम है तो डिवाइडेड बाय 10,000, और पर यूनिट मालूम है तो मल्टीप्लाई बाय 10,000। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं, जैसे आप लिख सको। पहली कॉस्ट शीट तो हमारी कंप्लीट हो गई थी लास्ट वीडियो में ही। अब जो भी मैंने ये रूल्स और थियरी वाले पेजेस बताए, ये सब इस क्वेश्चन के वर्किंग नोट्स हैं। यहां तक इस क्वेश्चन के वर्किंग नोट्स हैं, और ये जो रूल्स है ये थियरी वाले पेजेस में आपको लिखने हैं, ठीक है। और एक बार मैं सेकंड कॉस्ट शीट दिखा देता हूं आपको। ये सेकंड कॉस्ट शीट हमारे एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, मैंने 4 कॉस्ट तक सिखा दिया। यहां तक, ठीक है। अभी इधर फिफ्थ कॉस्ट मेरा बीच में लिखना बाकी है, ठीक है। इतना लिखो सब लोग, पहले लिखोगे तो ही अच्छी तरह समझ में आएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में ये कॉस्ट शीट कंप्लीट कर दूंगा मैं। इतना लिखो अच्छी तरह।